देखते देखते एक साल पूरे हो गए। हमने जो नारा सबसे ज्यादा सुना था वो था अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या एक साल के दौरान वो था अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या एक साल के दौरान अच्छे दिन आ गए? लोग अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन क्या वाकई अच्छे दिन आ गए? यह हमारा आज का बड़ा सवाल होगा। अब की बार मोदी सरकार, यह भी एक बड़ा नारा था। मोदी सरकार तो आ गई, लेकिन कितना परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन जमीन पर देखा जा रहा है। लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये राय तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन क्या सोचते हैं विपक्ष के नेता, क्या सोचता है सत्ताधारी दल, और क्या है मोदी सरकार के वादों और उनके काम का सच, इसी की पड़ताल हम करेंगे। और हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद साहब, और लेफ्ट पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वरिष्ठ नेता नीलोत्पल बसु जी। ये तीनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में आप तीनों का। लेकिन मैं रूल समझा दूं, हम स्पेसिफिक मुद्दों पर बात करेंगे, और जब हम सवाल पूछे तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप भी उन्हीं स्पेसिफिक मुद्दों पर बने रहें, ताकि बहस उसी दिशा में आगे जाए। और सबसे पहले हम आप तीनों को बात रखने का 1 मिनट का मौका देंगे, आप तीनों को। और ये जो 1 मिनट है वो शुरू होते हैं मेरे इस सवाल से कि जो सबसे बड़ा वादा था वो ये था मुख्तार अब्बास नकवी जी कि अच्छे दिन आ गए। क्या इन 1 साल के दौरान अच्छे दिन आ गए हैं? सभी फ्रंट पर अच्छे दिन लाने की बात की थी, चाहे वो महंगाई का फ्रंट हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का फ्रंट हो, चाहे काले धन का प्रश्न हो, चाहे वो रोजगार का प्रश्न हो, चाहे वो बुनियादी ढांचे में विकास का प्रश्न हो। क्या अच्छे दिन आ गए? देखिए दीपक जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैं आपके कार्यक्रम में बैठ करके ये बात कह रहा हूं, तो मैं गर्व के साथ भी कह रहा हूं, विश्वास के साथ भी कह रहा हूं कि नाकामियों की विरासत पर कामयाबी के मजबूत कदम पड़ने लगे हैं, दिखाई देने लगे हैं। और जब हम ये बात कह रहे हैं तो आज चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, आज चाहे देश के मूलभूत ढांचे की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे देश की पूरी दुनिया में तस्वीर की बात हो, आज जो है वो हमारा देश जो है वो आज अगर पूरे दुनिया के सामने मात्र 1 वर्ष के अंदर दुनिया जो है इसको उभरती हुई बहुत विश्वास के साथ दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में देखने लगी है। अगर पूरी दुनिया इस बात पर विश्वास के रूप में देखने लगी है कि भारत एक बहुत ही उभरता हुआ विश्वसनीय बाजार हो गया है, अगर पूरी दुनिया इस बात को देखने लगी है कि आज इस देश के किसान, आज इस देश का मजदूर, आज इस देश का नौजवान, आज इस देश का कमजोर तबका जो है तरक्की की मुख्य धारा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर से वो अच्छे दिन की शुरुआत है। अगर आप 5% आज देखें, जब जिस वक्त हमको सरकार मिली थी 13% महंगाई दर, आज जो है वो सरकार जब हमारी चल रही है तो 5% महंगाई दर। 1 मिनट हो गया आपका, माफ कीजिएगा, आपने अपने पॉइंट रखे। शकील अहमद जी, आपका वक्त शुरू होता है। आप नहीं, कोई बात। देखिए, इन्होंने कोई कंक्रीट बात नहीं बोली कि ये हो रहा है, उसका कोई उदाहरण सामने में नहीं दिया। हम आपको बताएं कि देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो मेक इन इंडिया बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो पिछले 20 महीने में सबसे नीचे स्तर पर है। जब यूपीए सरकार गई थी तो $1 की कीमत 58 रुपये 50 पैसे थी, आज वो 64 से मोदी जी की उम्र से क्रॉस कर गई। न एक भी चुनावी वादा इन्होंने पूरा किया, पूरे देश की जनता को मूर्ख बनाया। और एक काले धन लाने की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, किसी चीज में देश की जनता के लिए अच्छे दिन नहीं आए। हाँ, ये सही है कि मोदी जी के कुछ साथियों के लिए, स्वयं मोदी जी के लिए अच्छे दिन आ गए। लाखों के सूट आने लगे। अदानी जी को 40,000 करोड़ का फायदा अभी सीएजी की रिपोर्ट ले हुई है गुजरात असेंबली में, और ये हैंगओवर है उसी मुख्यमंत्री पद का कि 40,000 करोड़ रुपए का अनड्यू एडवांटेज पहुंचाया गया अदानी जी को। अदानी जी को 2% पे हम आप लोन लेने जाएंगे बैंक से तो 9 से 14% देना पड़ेगा, अदानी जी को 2% पर मिलता है। तो अच्छे दिन अदानी जी के लिए, उनके लोगों के लिए आ गए, देश के लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं आए। नीलोत्पल बसु जी, देखिए, लोगों का तो उम्मीद था ही, हम लोगों का भी अपेक्षा था अच्छे दिन के लिए, लेकिन हम ये कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जैसे लोग भी बोल रहा है कि 1 साल बुरी हाल, क्योंकि उन्होंने किसानों का बात की तो लोग तो देख रहा है कि जैसे प्रदेश जहां पे पहले खुदकुशी नहीं होती थी किसानों का, हरियाणा जैसे प्रदेश, वहां पे भी खुदकुशी होने लगी है।
और हम ये भी देख रहे हैं कि वो कटौती कर रहे हैं। रेगा के जो पैसा खर्चा करना था उसके ऊपर कटौती कर रहा है, शिक्षा के ऊपर कटौती कर रहा है, स्वास्थ्य के ऊपर कटौती कर रहा है। नई उद्योग तो खुल नहीं रहा है। और कुछ शकील अहमद जी का बात सही है कि कॉरपोरेट को फायदा मिल रहा है और उसमें भी खास कुछ कॉरपोरेट को फायदा मिल रहा है। साथ साथ हमने एक साल में ये भी देखा है लोगों को विभाजित करने का धर्म के आधार पे, जात के आधार पे भरपूर कोशिश हुई। बताया गया था कि 2002 के नरेंद्र मोदी बदल के नया मोदी आया है, आपका वक्त खत्म होता है लोकपाल जी। लेकिन उन्होंने आरएसएस और दूसरे लोग जो लोगों को विभाजित करने का कोशिश कर रहा है उसको रोकने का कोई भी छोटी अंगुली भी नहीं हिलाई। चलिए अब शुरू करते हैं हम सबसे पहले भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार क्या खत्म हो पाया है या भ्रष्टाचार में कमी आई है? मुख्तार जी, कोई एग्जाम्पल? देखिए, पहली बात जो है वो पहली बात तो जो इससे पहले हुआ वो तो अभी भी लग रहा था कि हमारे नीलूफर भाई जो है, शकील भाई जो है चुनाव के मोड में है। अभी जो है वो हम कंक्रीट जब बात कर रहे हैं, हम जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम देश में विश्वास की बात कर रहे हैं, देश के प्रति दुनिया के विश्वास की बात कर रहे हैं और देश की जो है वो जीडीपी बढ़ने की बात कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने की बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो अगर आपके पास 1 मिनट से ज्यादा समय होता तो मैं पूरा बताता। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, एक बात बिल्कुल साफ है कि दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों का सफाया हुआ है। जो आज जो है वो मेहनतकश और मुफ्तखोरों के बीच में जो जंग छिड़ी है, तो मेहनतकश आगे बढ़ रहा है, मुफ्तखोर पीछे हट रहा है। ठीक है, आपका और पॉइंट खत्म मुफ्तखोरों हुआ, के गले टाइम पे खत्म बंधा हुआ। है। इसलिए जो है वो आप सेंटेंस खत्म कर सकते थे, मैं आगे मौका जरूर दूंगा। शकील अहमद जी, सत्ता के दलालों को खत्म कर दिया है मोदी सरकार ने। देखिए, हम लोगों पे आरोप लगा था सीएजी की रिपोर्ट्स के कारण। अभी मैंने आपको कहा कि अभी गुजरात असेंबली में रिपोर्ट ले हुई है सीएजी की कि 40,000 करोड़ रुपया अदानी को फायदा पहुंचाया है नरेंद्र मोदी जी ने, और भाजपा चुप है और कोई नरेंद्र मोदी जी भी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा पूर्ति ग्रुप के मामले में रिपोर्ट आई थी तो बीजेपी ने फिर से अध्यक्ष नहीं बनने दिया था गडकरी जी को। अब सीएजी की रिपोर्ट आई है कि उन्होंने गड़बड़ियां की है और इतने इनके मंत्री दयालु थे कि इन्होंने अपने ड्राइवर को डायरेक्टर बना दिया कंपनी में। ठीक है, 14 डायरेक्टर कंपनी में एक साल में रहते थे 14 डायरेक्टर। आपका टाइम खत्म होता है। आप खिलाफ ये काम कर रहे हैं कि अपने ही मंत्री और अपने ही प्रधानमंत्री फंसे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। निरोत्पल दादा, भ्रष्टाचार कम हुआ है क्योंकि आज तक एक भी स्कैंडल नहीं निकल के आया सरकार का। आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, पहली बात तो काले धन के ऊपर कम से कम सरकार को बधाई देना चाहिए कि वो शुरू में ही बोल दिया है, वो जो वादा किया था वो चुनावी जुमला था। तो असल में बहुत सारे बात ही जुमले हैं और वो साफ पता चल रहा है। अभी 1 साल के ऊपर जब लेखा जोखा होगा और उसके आधार पे जब आएगा रिपोर्ट सामने पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो ये स्थिति है, ये जो खास करके कॉर्पोरेटों के साथ नजदीकियां पैदा हुई है। ठीक है निरोत्पल दा, आपने अपना पॉइंट रखा और मैं यहीं से आगे बढ़ाता हूं। निजीकरण हुआ है और दूसरा मैं यहीं से आगे बढ़ाता हूं। कालाधन आपने जो मुद्दा उठाया, 15 लाख रुपए लाना, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे। कालाधन 15 लाख अकाउंट में आएंगे जब पूरा का पूरा पैसा काले धन का वापस आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था, कई बीजेपी के नेताओं ने ये कहा था। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना,
उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? मुख्तार अब्बास नकवी जी, मेरा सीधा सवाल है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी ने दिल्ली चुनाव के वक्त ये स्टेटमेंट दिया था कि ये चुनावी जुमला है, मतलब 15 लाख किसी को नहीं मिलेंगे? देखिए, पहली बात ये कि काला धन वापस आएगा, ये हमारा संकल्प है। काला धन दुनिया के किसी कोने में होगा तो वापस आना है, लेकिन हम काला धन जो है वो कोई, अब ऐसा तो है नहीं कि यहां से हम जो है वो घोड़े पर चल करके और यहां से फौज हमने भेजी और वहां से तिजोरी उठा के आ गए। जब ये सरकार बनी तो जो पहली कैबिनेट हुई उसमें कैबिनेट ने फैसला किया कि एसआईटी बनेगी, एसआईटी बन गई। उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि वो देश जो देश की पिछली सरकार से सहयोग नहीं कर रहे थे काले धन के मामले पे, उन सहयोग देशों से बात की जाए। उन देशों से बात भी की गई, उन्होंने सहयोग करना भी शुरू किया। उसके बाद जरूरत थी कि उसके लिए एक स्ट्रांग और इफेक्टिव कानून बनना चाहिए, और हमारी सरकार पिछले सदन में 1 साल पूरा होने से पहले एक इफेक्टिव कानून भी बना चुकी है। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि वो काला धन दुनिया के किसी कोने में भी, किसी भी बैंक में होगा तो वापस आएगा और इस देश के लोगों के बीच में उनके विकास में लगेगा। विकास में लगेगा, विकास में लगेगा। इससे संतुष्ट हैं आप? शकील अहमद जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। देखिए, मुख्तार भाई को लगता है जानकारी नहीं है, उनके पहले हम लोग मंत्री थे। 23 देशों से हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का एग्रीमेंट हो चुका था। 35 देशों से हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो चुका था उसी काले धन को लाने के मामले में। इसलिए इनको जानकारी नहीं है। और काले धन के बारे में जो इनका रवैया है, इनके नेता रहे हैं राम जेठमलानी जी, उन्होंने कहा है कि इनका जो वादा है वो देश के साथ फ्रॉड है। जिन्होंने, राम जेठमलानी जी ने काले धन के मामले में काम किया है, अभी इन्होंने एक बिल पास किया है जिसमें आगे से नहीं जाने की बात की गई है, लेकिन जो गया हुआ है, जो 15 लाख वादा किया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा है। ठीक है। और इसीलिए इनके जो पुराने नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, इनके बड़े वोकल नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये टोटल फ्रॉड है। आपका वक्त खत्म हो गया। राम जेठमलानी जी ने कहा कि ये टोटल फ्रॉड है काला धन के बारे में जो मोदी सरकार कर रही है। हमारे नकवी जी तो ये जवाब नहीं दिए 15 लाख मिलेगा या नहीं, लेकिन मैं उसको चुनौती देता हूं। ये नया कानून वो लाए हैं, नोएडा या गुड़गांव में जाके एक फ्लैट वो बिना काले धन के खरीद ले और ये बता दे कि हमने कोई भी एक पैसा भी काला धन नहीं दिया है फ्लैट बेचने वालों को। असल में ये कानून जो बनी है, इसके अंदर काला धन रोकने के लिए, काला धन वापस लाने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने कुछ रेट बढ़ाया है। अगर काला धन पकड़े जाते हैं उसके ऊपर क्या टैक्स देना पड़ेगा, उसमें वो बदल फेर किया है। तो ये कोई तरीका नहीं है। अगर वो जो व्यवस्था के चलते काले धन और भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है, प्राकृतिक संपदा जो देश को पानी के भाव में जो वो कॉर्पोरेट के हाथ में सौंप रहा है, इसमें जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे, देश में भ्रष्टाचार मिटाने का कोई भी मांग वो जुमला ही होगी। मुख्तार जी, जवाब देना चाहेंगे इसका कि सिर्फ जुमला रह जाएगी, क्योंकि हमारे बेसिक फंडामेंटल के अंदर ही भ्रष्टाचार है। आखिर हम रियल स्टेट से काला धन कब निकालेंगे? आखिर हम अपने सिस्टम के अंदर से काला धन कैसे निकालेंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या वाकई में आप एक फ्लैट खरीद सकते हैं बिना काले धन के? एक छोटा सा मकान बनवा सकते हैं बिना काले धन के? नहीं, देखिए नीलोफर जी जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि काले धन ने जिस तरह की जड़ें जमाई हुई है, जिस तरह से हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है, उसे 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में अगर हम उससे पूरी तरह से कह दें कि हम उसका सफाया कर देंगे तो कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, और हम उस मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ आज चल रहे हैं। और निश्चित तौर से काला धन चाहे देश के अंदर हो और चाहे देश के बाहर हो, वो जो है वो बाजार के अंदर आना चाहिए। वो ईमानदारी के साथ लोगों के विकास में उसका उपयोग होना चाहिए, और उस दिशा में कोई कानून, पूरा कानून ये कहते हैं कि कंप्लीट कानून है। वही तो दावा कर रहे थे आपकी, आपने सख्त कदम उठा लिया है अनुभव के बाद। उसके बाद और हमें
उसको, और मुझे इस बात की खुशी है कि अगर इजाजत देते वही तो दावा आप कर रहे थे शुरू में, आप कर चुके हैं। है कि अगर इजाजत देते वही तो दावा आप कर रहे थे शुरू में, आप कर चुके हैं। इतनी खामोशी क्यों आ गई? चलिए आज एक शपथ लेते हैं कि तीनों राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव के अंदर, अपने कैंपेन के अंदर काले धन का इस्तेमाल नहीं करेंगी और चुनाव लड़ने में भी काले धन का इस्तेमाल नहीं करेंगी। नकवी जी पहले आपसे, फिर मैं शकील भाई के पास जाऊंगा। हम लोग कांग्रेस की तरफ से मैं करता हूं, कांग्रेस की तरफ से मैं हम तो एक पाए का खर्चा उठा चुके हैं और हम ये अच्छा मुद्दा आपने उठा दिया। हम ये चुनौती देते हैं नकवी साहब को, ये बोले कि हम ये जो चुनाव होती है, ये चुनाव में स्टेट फंडिंग होगी और इसमें कोई कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं होगी। कानून में, चुनाव कानून में ऐसा सुधार लाया जाए ताकि जो अंधाधुंध पैसा अभी सबसे आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी खर्चा किया है और जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका असलियत लोगों के सामने आ जाए। मुख्तार भाई, देखिए पहली बात ये कि जो आपने कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म या चुनाव सुधार की बात, बिल्कुल हम इसके पक्ष में हैं कि चुनाव सुधार भी होना चाहिए और स्टेट फंडिंग के जहां तक सवाल है, वो स्टेट फंडिंग की दिशा में भी हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और चुनाव में जो पैसा है उसमें पारदर्शिता हो, उसमें काले धन का इस्तेमाल ना हो, इसके हम हमेशा पक्ष में रहे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो कि चंदा जो है वो लोगों से चेक के माध्यम से लेती है, उसका एक एक जो पैसा खर्च करती है आना पाई के हिसाब से वो वेबसाइट पे डालती है और हमारी स्टेट पार्टीज भी वेबसाइट पे डालती हैं। इसलिए जो है वो हमारे यहाँ जो है वो ब्लैक मनी और गोरी मनी और पीली मनी का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल हम उससे सहमत हूं नीलोफर जी की बात से कि पारदर्शिता होनी चाहिए, स्टेट फंडिंग होनी चाहिए और इलेक्टोरल रिफॉर्म की बहुत बड़े पैमाने पे जरूरत है। अगला सवाल, महंगाई दर कंट्रोल में है लेकिन दाल की कीमत बढ़ती जा रही है, फल और सब्जी भी बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ ब्याज दरें नीचे नहीं आ रही। फिर से 30 सेकंड के फॉर्मेट पर वापस लौटते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मुख्तार अब्बास नकवी जी? नहीं, देखिए पहली बात यह कि जब आप पिछली एक साल पहले जब हम सरकार में आए थे तो 13% के आसपास महंगाई दर थी। आज जो है वो 5% महंगाई दर रह गई है। लेकिन हम प्रतिशत के आंकड़ों पर भी बहुत हम बात नहीं करते। हम कह रहे हैं कि आज महंगाई कंट्रोल में है, महंगाई माफियाओं पर भी कंट्रोल है और आम आदमी, गरीब, कमजोर तबके के लोगों तक जो है वो उनके चौकों चूल्हों तक जो खाने पीने का सामान है वो आसानी से पहुंच सके, इसके लिए जो है बहुत स्पष्ट तरीके से, साफ तरीके से दिखाई पड़ रहा है। जो काला बाजारिये थे, जो इस तरह के लोग थे जो कि महंगाई माफिया थे, उनका खात्मा हुआ है और वो जो है वो आम आदमी पर जो बोझ डालते थे वो बोझ डालना उनका बंद हुआ है। शकील अहमद जी, देखिए ये हास्यास्पद बात है, आपने मार्केट रेट बता दिया, उसके बाद भी ये कर रहे हैं। देखिए असल वजह क्या है कि जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घट रहा है तो उस हिसाब से इनको भी उसको घटाना चाहिए था। आज के हिसाब से पेट्रोल 45 रुपए के आसपास और डीजल जो है वो 32 रुपए के आसपास मिलना चाहिए। लेकिन ये मोदी जी की सरकार अजीब है, होलसेल प्राइस इंडेक्स घट रहा है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है। ये सारा साठगांठ जो इनका पूंजीपतियों के साथ है, ये सारा काम वो करते हैं ठीक है जिससे पूंजीपतियों को फायदा हो। आपका वक्त खत्म हुआ। महंगाई दर घटने के बाद भी आज महंगाई जमीन पर कम नहीं हो रही है। सब्जियों के, दालों के, फलों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। नीलोत्पल जी, महंगाई के ऊपर मैं यही बोलना चाहता हूं, आसमान से तो ज्यादा प्रधानमंत्री का वास्ता है। हम लोग नीचे जो देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति और महंगाई के अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। मेरे ख्याल में नकवी जी मुद्रास्फीति के बारे में जिक्र कर रहे थे, क्योंकि महंगाई है वो वास्तव है और महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण है
सरकार के नीतियां आप देखिए, पूरे जो कॉरपोरेट जो उत्पादन है हमारे देश में और बहुजातिक संस्थाओं का, उसके चलते किसानों का खेती के लिए जो चाहिए उसका भाव बढ़ा। ठीक है निलोत्पल जी, आपका वक्त खत्म हुआ, हम किसान और खेती पर आएंगे। पेट्रोल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर गया है, लेकिन वो 90,000 करोड़ पिछले एक साल में अतिरिक्त टैक्स वसूला है, जिसको बोझ लोगों के ऊपर है। तो इसीलिए महंगाई तो बहुत ही ज्यादा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कई सारे मुद्दे हैं। निलोत्पल दा ने किसान का मुद्दा उठाया, क्या किसान के अच्छे दिन आए हैं? क्या मेक इन इंडिया में भारत के अच्छे दिन आए हैं? और इसके साथ साथ क्या अल्पसंख्यकों के अच्छे दिन आए हैं? हमारे मुख्तार भाई का मंत्रालय भी सीधे वो है। और क्या इस मुद्दे पर राजनीति भी होगी जी? और साथ ही साथ लेफ्ट की तरफ से निलोत्पल बसु जी। मुख्तार जी, जो दूसरा बड़ा मुद्दा है, जो दूसरा बड़ा फोकस एरिया है सरकार का, वो है मेक इन इंडिया। एक साल में कितनी सफलता मिली है आपको? देखिए, एक साल में हमने मेक इन इंडिया की जब हमने संकल्प लिया था, तो किसी को ये बात विश्वास नहीं होती थी कि मेक इन इंडिया का जो मोदी जी ने नारा दिया है, जो मोदी जी ने वायदा किया है, उसमें जो है वो भारत को सफलता मिलेगी और भारत उसमें सफल होगा। इन एक सालों के अंदर मेरे सामने जो आंकड़ा है, उसमें आंकड़ा है भारत जो है वो मेक इन इंडिया यानी कि जो भारत अपना घरेलू उत्पादन के क्षेत्र में 52.9%, चीन 51%, ब्राजील 49% और रूस 47%। यानी जब हमने मेक इन इंडिया की बात करी तो भारत के घरेलू उत्पादन के प्रति जो यहां से विदेशों में जा रहा है, जो हमारे देश में बन रहा है, वो जो है वो तेजी के साथ बढ़ा और उसके प्रति विश्वास भी हुआ। इसलिए निश्चित तौर से ये तो गर्व की बात है, इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये तो कांग्रेस के लिए भी, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी या अन्य पार्टियों के लिए भी गर्व का विषय है। बिल्कुल ठीक, कि हमारा घरेलू उत्पादन, हमारा घरेलू बाजार मजबूत हो, ये तो देश के लिए बेहतर है। बिल्कुल ठीक, आपका वक्त खत्म हुआ। शकील अहमद जी। देखिए, अगर पार्लियामेंट में रहते अभी मुख्तार अब्बास नकवी जी ये बोले होते तो इन पर प्रिविलेज हो जाता गलत बात बोलने के लिए। आज ही के सभी अखबारात में निकला है कि पिछले 20 महीने से इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे है। बिजनेस स्टैंडर्ड जो बहुत ही इसी तरह की फाइनेंशियल इश्यूज की पत्रिका है, उसने आज ही कल लिखा है कि ये पूरा साल बर्बाद कर दिया मोदी सरकार ने, जो अपॉर्चुनिटीज थे मेक इन इंडिया के मामले में, और सिर्फ नारा दिया। वही जो बसुदा कह रहे थे कि जुमलेबाजी किया कि मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई पर निलोत्पल दा आपके 30 सेकंड। यही चुनाव वाला भाषण अभी तक चल रहा है। देखिए, मैं तो बहुत अच्छा मैं बहुत अच्छा मित्र हूं नकवी जी का। मुझे कुछ हमदर्दी है उनसे कि अपने सरकार का जनसंयोग मंत्रालय का लेके बात करेंगे तो वो एक जो कहावत है कि झूठ महाझूठ और आंकड़े, तो उस हिसाब से आंकड़े वो प्रस्तुत करेंगे। देखिए, सवाल ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में घट रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घट रहा है, इसके चलते कैसे मेक इन इंडिया होगा? आप 1978 में चीन जो नारा दिया था, आप अचानक वो नारा दे दिया तो थोड़ी वो सफल होगा। आज जिस किस्म का वर्क फोर्स चाहिए, उसके मानव संपद विकास के लिए जो खर्चा करना चाहिए, वो सब बिना किए हुए आप नारा दे दिया और उससे बढ़ जाएगा, ये तो होता नहीं है। ठीक है, आपका वक्त खत्म हुआ। निलोत्पल दा, ब्राजील का ये सब तुलना दे रहे थे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, पिछले एक साल में मैन्युफैक्चरिंग में क्यों, मतलब नए रोजगार। ठीक है, आपका वक्त खत्म हुआ। निलोत्पल दा, अगर इतना ही विकास हो रहा है मेक इन इंडिया, क्यों एक सेंटेंस, क्यों फ्रांसीसी कंपनी जो राफेल फाइटर दिया है, उससे पुराना जो चल रहा था बातचीत, उसको हटाकर उन्होंने भारत में प्रोडक्शन का जो बात चल रहा था उसको खत्म करके सीधा उनसे खरीदने का फैसला किया है। ये क्या मेक इन इंडिया के तहत है? नहीं, निलोत्पल जी, देखिए, मैं आपको एक बात मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं
कि आपको अच्छी तरह मालूम है, इसमें मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, कि इससे 1 साल पहले जो कंपनियां भारत में उद्योग भारत में निर्माण करते थे, जो औद्योगिक उत्पादन होते थे, वो सब कहां चले गए थे? कोई चाइना चला गया था, कोई जापान चला गया था, कोई किसी और देश में चला गया था। आज जब हमने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाया और हमने जब मेक इन इंडिया की मोदी जी ने बात करी, तो वो तमाम औद्योगिक घराने, जो औद्योगिक घराने के हमारे घरेलू थे, वो भी जो है विदेश छोड़ करके विदेश में चले गए थे कि साहब यहां पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, यहां पे बहुत लूट है, बहुत घोटाला। एनवायरनमेंट बनाया और हमने जब मेक इन इंडिया की मोदी जी ने बात करी, तो वो तमाम औद्योगिक घराने, जो औद्योगिक घराने के हमारे घरेलू थे, वो भी जो है विदेश छोड़ करके विदेश में चले गए थे कि साहब यहां पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, यहां पे बहुत लूट है, बहुत घोटाले हैं, बहुत इसीलिए 20 महीना में सबसे कम हो गया। आज वो सारे के सारे वापस आ रहे हैं, सारे के सारे वापस आ रहे हैं। आज देश का जो है वो औद्योगिक माहौल पॉजिटिव हो रहा है। आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। दुनिया विश्वास, भारत भी विश्वास कर रहा है, दुनिया भी कर रही है। क्या प्रगति हुआ है बताइए ना वो बात। अब मनगणन बात कर रहे हैं। ये तो उल्टी बात बोल रहे हैं मैं कि बता सारे रहा हूं, औद्योगिक घराने बढ़ना चाहिए ना। उद्योग तो 20 महीने में सबसे निचले स्तर पर चला गया मत करो, ये सरकारी आंकड़ा है। मैं भी बोलने के लिए मजबूर हो रहा हूं। मैं अब तक कुछ नहीं बोल रहा था, आप मनगणन बात बोलना छोड़ दो। 1 साल हो गया, अभी आदत डाला करो कि आप सरकार में हो, विरोधी पक्ष को गाली देके आपका नाकामी का सफाई नहीं हो सकता है। ऐसा है, नहीं, मुझे मालूम है कि आपके समय में पश्चिम बंगाल में कितने औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है और कितना आपने किया, उसकी मैं कहानी नहीं गिनाना चाहता। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि आज मोदी सरकार जो था उससे ज्यादा मेक इन इंडिया का माहौल बनाया है, और न केवल देश के औद्योगिक घराने बल्कि विदेशों के भी लोग यहाँ भारत आ रहे हैं, और केवल जो है वो अभी तक जो है वो यहाँ से जाते रहे, आज यहाँ आ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि सब क्या बनाया आपने? जहाज बनाया कि नहीं बनाया? अब आपने हेलीकॉप्टर बनाया कि नहीं बनाया? अरे भैया, बनने में जो समय लगता है, बन करके आने में समय लगता है, और वो समय लगेगा। और 2 साल 3 साल में क्या उत्पादन हो रहा है दिखेगा भी। तब जुमला नहीं बोलना चाहिए चुनाव के पहले कि आपके हाथ में जादुई छड़ी है मोदी के पास और मोदी आते ही अच्छे दिन आ जाएंगे। ये सब चुनावी जुमला छोड़िए अभी। अच्छा, आपकी बात बोलिए है, वो शकील साहब बहुत हंस रहे हैं। वो बोलते हैं, आप हंसते हैं, वो ये हंसते ही रहेंगे आप। हम सीरियस हैं, काम कर रहे हैं, आप दोनों हंसेंगे तो कोई बात नहीं। आप अगर लगेगा आप अगर सबके जगह में होते, समय निकल सुनिए नकवी जी, चुनाव के पहले ना जब हम जाते हैं लोग आपका जवाब सुन के हंसी आ रही है। आपके साथ बीजेपी सहमत हो जाता है, तो हम बोला चुनाव के पहले कांग्रेस भी बीजेपी भी लेफ्ट के साथ सहमत हो जाता है। तब लोगों का मत वोट चाहिए, और होने के बाद जो सत्ता में होते हैं वो हमारा बात का प्रशंसा नहीं कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं स्वच्छ भारत मिशन की ओर। मोदी जी ने दीपक जी नहीं शकील जी आगे बढ़ते हैं। मुख्तार भाई कह रहे थे कि ये 1 साल लगने में, असर होने में वक्त लगता है, लेकिन कह रहे हैं कि ये तरक्की कर गए, ये तरक्की कर गए। तो जब अपना काम होता है तो कहते हैं कि असर होने में टाइम लगेगा। अब बगैर टाइम लगाए हुए कह रहे हैं कि हम लोग ये तरक्की कर लिया, देश ये तरक्की कर लिया, सब दूध भात खा रहे हैं, सब देश में जय जयकार हो रहा है। तो ये कैसे दोनों बात कंट्राडिक्टरी कैसे हो रही है? जब समय लगेगा तो इंतजार कीजिए। एक बात बोलिए कि आप इंतजार कीजिए, समय लगेगा, और अपने मुंह मियां मिट्ठू पूरा अपना व्याख्यान कर रहे हैं कि देश ये तरक्की कर रहा है। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी बातें हैं मुख्तार भाई की। मुख्तार भाई काउंटर करेंगे? नहीं, इतनी नॉन सीरियस बातों का क्या काउंटर करना है? नहीं, वो तो अपने ही कह चुके हैं कि टाइम लगेगा। मुख्तार अब्बास नकवी जी, मोदी सरकार का सबसे बड़ा नारा था स्वच्छ भारत अभियान। नारा था क्या? नारा है, और इसके लिए आप सतत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो 75% दिल्ली में, 80% दिल्ली में अभी डस्टबिन ही नहीं है। स्वच्छ भारत कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है। हम इस बात से आपके हम 100% सहमत हैं कि गंदगी बहुत है। जो गंदगी को या सफाई करने के लिए जो व्यवस्था और साधन होने चाहिए वो बिल्कुल कम है।
लेकिन क्या इससे पहले कभी किसी सरकार ने या किसी प्रधानमंत्री ने ये सोचा क्या कि ये देश स्वच्छ होना चाहिए, देश में सफाई होनी चाहिए, देश में कूड़े सड़कों पर नहीं दिखने चाहिए और हमें खुद कुछ उस दिशा में जो है वो एक आंदोलन के रूप में इसे खड़ा करना चाहिए? क्या कभी किसी ने सोचा? अगर इस छोटी सी चीज को इतने महत्व के साथ प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर के और पूरे देश को कहा कि आप स्वच्छता अभियान में साथ दीजिए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। और आने वाले दिनों में जो कमियां हैं, जहां पर आपने कहा कि डस्टबिन नहीं थे, वो होंगे। शकील अहमद जी, देखिए, मुझे जवाब सुन के मुख्तार भाई का हंसी भी आ रही है और दया भी आ रही है। ये स्वच्छ भारत नाम बदल देने से, आपको याद होगा निर्मल भारत हम लोगों के समय में नाम था, वही विद्या बालन जी दिन भर में 25 बार आपका भी टीवी चैनल दिखलाता है कि जहां सोच वहां शौचालय। ये हम लोगों के समय में ये शुरू हुआ था निर्मल भारत के नाम से। और दूसरे लोग क्या बात मानेंगे मोदी जी की, दिल्ली के तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और दिल्ली से ज्यादा गंदगी किसी बड़े शहर में शायद हिंदुस्तान में नहीं हो। ठीक है, आपका वक्त खत्म हुआ। नीलोत्पल दा के जो लोग हैं, भाजपा वाले लोग जो तीनों चलाते हैं कॉरपोरेशन, वही बात नहीं मानते हैं। ठीक है। और नाम सिर्फ देने से, जुमलाबाजी करने से, ठीक कह रहे थे बसुदा कि जुमलाबाजी करने से काम नहीं होता है। वक्त खत्म हुआ। मुझे नीलोत्पल बसु जी के पास जाना है। नीलोत्पल बसु जी, और विद्या बालन कायम कॉमन है, दोनों अभियानों में विद्या बालन कायम है, ये कहना है शकील साहब का। दीपक जी, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, मुझे अफसोस है कि गंदगी सेल्फी नहीं ले सकता है। अगर गंदगी भी सेल्फी लेना सीख लेता तो वास्तविकता पता चलता। असल में ये स्वच्छ भारत अभियान एक हिसाब से फोटो ऑप है, मतलब ये फोटो के लिए ठीक है और वास्तविकता जो है वो लोग ही इसका मूल्यांकन करेंगे। हम लोगों को इसमें ये बोझ हमारे ऊपर ना डालिए। मुख्तार भाई, क्या महज एक फोटो अपॉर्चुनिटी है? नहीं, देखिए, नहीं, मैं देखिए इसमें मैं अपोजिशन के मित्रों, या चाहे वो शकील भाई हो चाहे नीलोत्पल दा हो, ये जो है उसका मजाक उड़ाएं, वो उस पर जो है वो टिप्पणी करें, चुटकी लें, वो उनका अधिकार है। लेकिन जो है वो मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो अब कांग्रेस कहे कि साहब ये हमने बहुत पहले शुरू किया, तो कभी आपका दिखा नहीं, आप हमारे स्वच्छ भारत में चर्चा कर रहे हैं। उनको बताना पड़ रहा है कि हम भी जो है वो 100 साल पहले ये काम करते थे। तो ठीक है, 100 साल पहले वो क्या करते थे, हम उस पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। किसान की बात करते हैं, क्या किसानों के अच्छे दिन आए नकवी साहब? ये आपको अच्छी तरह याद होगा कि पूरे देश में एक आंदोलन चला जब WTO से 2016 में कांग्रेस पार्टी, एक तरह से कांग्रेस की वो सरकार थी, उसने समझौता किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो WTO तय करेगा, भारत तय नहीं करेगा। उसको लेकर के कम्युनिस्ट पार्टीज भी और भी पार्टियों ने बहुत हंगामा किया, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम कमिटमेंट करके आए हैं, वो हम उससे पीछे हट नहीं सकते। हमारी सरकार बनी तो हमने कहा कि कोई भी कमिटमेंट देश का और देश के किसानों के हितों से बड़ा नहीं है, और हमने WTO को और तमाम उन देशों को मजबूर किया कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने का अधिकार किसानों का है, किसानों का है, कोई दुनिया का देश तय नहीं कर सकता। इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी जीत भारत की हुई थी, और ये हम जब जैसे ही सरकार में आए उसके साथ किया। उसके साथ ही साथ किसानों को लेकर के एक बहुत बड़ी गलतफहमी, बहुत बड़ा दुष्प्रचार, बहुत बड़े अफवाहें जो भूमि बिल के लेकर के पैदा की गई। हमने कहा ठीक है, हम इसको किसानों के हित में, देश के विकास के हित में ये भूमि बिल है और इसको हम लाना चाहते हैं, इस पर जो भी चर्चा चाहता है चर्चा करें। उन्होंने कहा जी हम हाउस में चर्चा नहीं करेंगे। दिक्कत यह हुई कि कुछ राजनीतिक पार्टियों की राजनीतिक जमीन ऊसर हो गई। अब उस राजनीतिक ऊसर जमीन पर किसानों का फोटो लगा करके उसे उपजाऊ कर बनाना चाहते हैं, इसलिए वो दुष्प्रचार का माहौल पैदा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बात को किसान भी समझ रहा है, देश भी समझ रहा है, और आने वाले दिनों में ऐसे लोग जिन्होंने दुष्प्रचार किया वो एक्सपोज होंगे। शकील अहमद जी, एक्सपोज होंगे आप?
देखिए, एक्सपोज तो अपनी बात से खुद मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो रहे हैं कि इन्होंने कहा सपोर्ट प्राइस के मामले में हमने बात नहीं मानी। इनकी सरकार रही 6 साल तक, इन्होंने सपोर्ट प्राइस 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया, 6 साल में 60 रुपए। हमने अपने शासनकाल में चावल धान में 650 रुपए और गेहूं में 550 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। और ये हम लोगों को कह रहे थे कि हम लोग किसान के विरोधी हैं और ये दाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे थे, उसी में बोल रहे हैं कि आप डब्ल्यूटीओ की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ चले गए? है आप अपने को शुभ, मैं आप जो विदेश में करके आए थे डब्ल्यूटीओ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। रूप से राहुल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि इन्होंने पैसा लिया है इलेक्शन में सेठ साहूकारों से, उनका पैसा इनको चुकाना है। तो जैसे गुजरात में जमीन एक्वायर करके पूंजीपतियों को दिया, उसी तरह भारत भर की भूमि एक्वायर करके पूंजीपतियों को दिया। शकील अहमद जी, आपने 10 साल के अंदर SEZ को जमीन दी, सभी SEZ खाली पड़े हैं, जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, 57% जमीनें खाली पड़ी हैं। क्यों? आपने भी तो पूंजीपतियों को बांटा था मुफ्त की रेवड़ी। कोल स्कैंडल में भी यही किया था आपने। देखिए, वो SEZ बना था और एग्जैक्टली दीपक जी यही बात राहुल जी ने उस दिन अपने पार्लियामेंट के स्पीच में कही कि आप क्यों जमीन लेकर के अपने सेठ साहूकारों को देते हैं। आपने क्यों दी? SEZ में स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के लिए जो जमीन अधिग्रहित कर दी गई, आपने क्यों दी? उसी में अभी इतनी जमीन खाली है, उसी का इस्तेमाल कीजिए। आप नई जमीन अधिग्रहित करने की क्यों बात कर रहे हैं? हमने तो कॉरिडोर की भी बात की थी। इन्होंने क्या कर दिया कि सिर्फ कॉरिडोर में नहीं, कॉरिडोर के दोनों तरफ 1 किलोमीटर में जहां तक जमीन एक्वायर हो सकती है वहां तक एक्वायर की जाए। नहीं, शकील अहमद जी, मेरा सवाल है, आपने क्यों दी? खुद स्वीकार किया कि आपने क्यों दी? जमीन ली गई थी। हम देखिए, तो एक बात बताइए, नहीं, हम लोग बिल्कुल इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं है। ये गलत प्रचार अगर कोई कर रहा है, इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं है, हम लोग बड़े बिजनेस हाउसेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मजदूरों की जमीन के कीमत पर, मजदूरों की मजदूरी और जमीन के मार्जिनल और छोटे किसानों के इस पर नहीं। अगर जमीन की जरूरत होगी तो जमीन कहां से आएगी? लेकिन वो आएगी जो मर्जी से किसानों के, उनकी राय से, उनको एडुकेटली कंपनसेट करके, उनको मुआवजा दे करके। हमारी लड़ाई यही है कि हम अगर जमीन अधिग्रहित करने की बात करते हैं, हमारे बिल में भी 2013 में अधिग्रहण की बात है ना कि हम जमीन अधिग्रहित करेंगे। मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपने जमीन क्यों दिया? लेकिन इनके आपने जमीन क्यों दी भूमिपतियों को? मैं जवाब दे रहा हूं। आपने जमीन क्यों दी उद्योगपतियों को? जमीन हमने जमीन हमने अधिग्रहित किया इंडस्ट्रीज के लिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए किया, लेकिन पर ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं ना, ये तो भूमि कानून में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं। आपने तो पूंजीपतियों को दी, आपने तो पूंजीपतियों को दी। नहीं है, हम सिर्फ वो जो शर्त बदल दिया है इन्होंने, टोटल कॉर्पोरेट के फेवर में शर्त कर दी है। आपने तो टोटल कॉर्पोरेट को जमीन दी। खिलाफ नहीं है, हम इसके खिलाफ है। 1 मिनट निरोत्पलता में आ रहा हूं। मिलना चाहिए, उनको विकास का अवसर मिलना चाहिए, उनकी मजदूरी जाननी चाहिए, उनकी मर्जी जाननी चाहिए। जिस मजदूर की मजदूरी गई है उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या होना चाहिए, सोशल इंपैक्ट क्या होना चाहिए। 5 साल तक अगर प्रोजेक्ट नहीं बने तो वो जमीन किसान को वापस हो जानी चाहिए। इन शर्तों के साथ हम चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण हो। हम भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नहीं है, हम बिजनेस हाउसेस के खिलाफ नहीं है। देश में इंडस्ट्री चाहिए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हाँ, निरोत्पलता बोलिए आप। शकील जी रुकने का पेट पर और मजदूरों के पेट पे लात मार के शकील जी रुकते नहीं है, वो आप बोलिए। नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने SEZ वाली जमीन अधिग्रहित की थी। अरे शकील जी, हम लोगों को बोलने दीजिए भी। मैं दीपक जी यही बोल रहा था कि सब कोई जानते हैं SEZ हम बोलने दे रहे हैं, चुप हो गए दादा। और गलत चुप था, हो गए दादा। इसीलिए तो मोदी जी जब बोले कि अच्छे दिन लाएंगे और वो सब जो नाकामी है उसको सुधारेंगे, लोगों ने समर्थन दिया था। तो आज सत्ता में आके वही गलत उदाहरण और भी बड़े पैमाने पे और भी आक्रामक तरीके से उसको लागू करने का में क्या क्या है। तो इसीलिए तो बोल रहा है ना, ये मोदी सरकार का 1 साल देश की बुरी हाल।
शकील अहमद जी, आपका स्ट्रेटेजी बड़ा क्लियर है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। आपने 2013 में लैंड लाए, उससे पहले तो 9 साल आप बांट चुके थे पूंजीपतियों को दबादब। देखिए, कोई भी कानून बनता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। रियल जो स्टेट नहीं, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। आपने पूंजीपतियों को जमीन बांटी थी या नहीं? सरकार को वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं कि हम लोगों ने दिया, आगे भी देने का विचार है, लेकिन ये तो नहीं दे रहे ना, लैंड बिल में ये लोग कहां दे रहे हैं? नहीं, मुख्तार भाई की सरकार कहां दे रही है पूंजीपतियों को? एडिक्वेट मुआवजा दे करके मोदी जी उनकी जमीन छीन करके, मोदी जी इस पूंजीवादियों की जमीन, पूंजीवादियों को जमीन दे करके, किसानों की जमीन छीन करके, मजदूरों का रोजगार छीन के देना चाहते हैं। उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री बने, हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और वो जमीन पर ही होगा। लेकिन जमीन का जो मालिक है और जमीन पर जो मजदूरी करता है, उसके हितों की रक्षा करते हुए उसके हितों के साथ कुठाराघात होगा तो कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम लोगों ने कहा प्रधानमंत्री जी के सामने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि इस हाउस से पास करा लीजिएगा, लेकिन हम इसकी लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे और निश्चित रूप से लड़ेंगे। ये हम आपके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ इंडिया टीवी पे कहते हैं, इंडिया न्यूज पे कहते हैं, न्यूज पे कहते हैं। शकील जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि 9 साल तक, और इंडिया न्यूज पे कहते हैं 9 साल तक, और उससे पहले 55 साल तक जब आप किसानों की जमीन का अधिग्रहण करते रहे, तब नेहरू गांधी परिवार ने इस कानून को चेंज क्यों नहीं किया? देखिए, एक परिस्थिति बनती है, लोगों के कंप्लेन आने लगे कि अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, ये करते हैं, कुछ काम करने में टाइम लगता है। इसीलिए 72,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने किसानों का माफ किया। कहिएगा कि पहले क्यों नहीं हुआ? हम लोग आरटीआई लाए पारदर्शिता के लिए, कहिएगा कि पहले क्यों नहीं हुआ? हर चीज की समय और परिस्थिति बनता है, और देश में एक नेक नियति के साथ हम लोगों ने 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था। सभी शिकायतों का निवारण करके, सभी जो लोगों की शिकायत आती थी, जो शंका समाधान थे लोगों के, उन सबको एक साथ रह करके एक ऐसा कानून बनाया था जिस पर लगभग सभी पार्टियों की सहमति थी, भारतीय जनता पार्टी की भी सहमति थी। लेकिन इलेक्शन जीतते ही, ये इलेक्शन में चूंकि इन्होंने चंदा पानी लिया था, तो उन सेठ साहूकारों को किसानों की जमीन हथिया करके देने के चक्कर में इन्होंने सब माहौल देश का खराब कर दिया। तो ये थी 1 साल मोदी सरकार पर हमारी गर्मा गर्म बहस कि 1 साल पूरा हो गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। क्या ये सबसे बड़ा सवाल है। 1 साल का आकलन हमारी तरफ से इतना ही, लेकिन अंतिम आकलन जनता तय करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सर्वोपरि जनता होती है। हमारा काम सिर्फ लोगों की आवाज, खासकर से नेताओं की आवाज जनता तक पहुंचाना है, उनके सवाल, जनता के सवाल और उनके जवाब आप तक पेश करना है। अंतिम आकलन आपका है। हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।